अच्छा बच्चों, टॉपिक है आज का द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स। ठीक है, आउटलाइन में ही तीन ऑर्गन्स है, तीन स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है और लंग्स है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया को आसान लफ्ज़ों में जो साइंस की बुक में हम पढ़ते थे, हम इसको पढ़ते थे विंड पाइप। ठीक है, जिसमें से एयर पास करती है। अब ट्रैकिया है क्या? ट्रैकिया एक मोबाइल कार्टिलेजिनस और मेम्ब्रेनस ट्यूब है, यानी इसमें कार्टिलेज भी है और जहाँ कार्टिलेज नहीं है वहाँ पर मेम्ब्रेन है। ये नेक के अंदर शुरू होता है, लैरिंग्स की कॉन्टिन्यूएशन है। कहाँ पर? जहाँ पर क्रिकॉइड कार्टिलेज है, वो लैरिंग्स की कार्टिलेज है। जिस टाइम लैरिंग्स डिस्कस करेंगे ये बात हम दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, और ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा का। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे हर चीज़ को ये क्यों कहते हैं कि वर्टिब्री का लेवल, वर्टिब्री का लेवल? इसलिए बच्चों कि वर्टिब्रीज की जो स्पाइन्स है ना, वो बैक साइड पे पैल्पेट होती हैं। आप वहाँ से जो स्पाइन है ना, आप उर्दू में कहें तो चूंच आपको नेक से नीचे फील होती है, आप उससे काउंट करते हुए आ सकते हो, तो उसके सामने आपको लेवल अच्छे से समझ आ जाता है। इसलिए वर्टिब्रा के लेवल के हिसाब से बताया जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर उसके आगे लाया जा रहा है। जैसे जो C7 वर्टिब्रा है ना, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसकी स्पाइन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आप अपनी नेक पे हाथ लगाएंगे ना, जहाँ नेक खत्म होके आपका थॉरिक्स शुरू हो रहा है, आपको वहाँ भी फील हो। थोड़ी सी नेक फ्लेक्स करके देखिए। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है वर्टिब्रा के लेवल के हिसाब से बताना कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ लाई कर रहा है। ट्रैकिया पे वापस आते हैं, ये नेक के मिड लाइन में डिसेंड करता है और इसका मिड लाइन में होना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको ये राइट या लेफ्ट पे नज़र आए ना, एग्जामिनेशन में आपको फील होना कि राइट या लेफ्ट पे हो गया है, तो उसका मतलब होता है कि ये डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, कोई ना कोई पैथोलॉजी चल रही है थॉरिक्स के अंदर। आप चेक कैसे करते? जहाँ मैं पॉइंट्स लगा रही हूँ ना बच्चों, समझो कि वहाँ आप फिंगर्स रखते हो। उसका 3 फिंगर मेथड है। ठीक है, यानी कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर रखते हो यहाँ पर, बल्कि कोई और कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडेक्स फिंगर रखते हो यहाँ पर, यहाँ रखते हो अपनी थर्ड रिंग फिंगर, फिर मिडिल फिंगर सेंटर में रखते हो। अगर इनके दरमियान में इक्वल डिस्टेंस हो ना, आपको साइड्स पे फील हो जाता है, तो उसका मतलब है ट्रैकिया सेंटर में है। ज़रा सा भी इधर उधर होगा तो आप पैल्पेट करके टच करके फील कर देते हो कि ट्रैकिया हिला हुआ है। इवन इधर नीमोथॉरिक्स हीमोथॉरिक्स कंडीशंस होती हैं इस तरह की, इनमें भी ट्रैकिया डेविएटेड होता है। इवन जो पूरा मीडियास्टिनम है ना, सेंटर का कंपार्टमेंट, वो भी राइट लेफ्ट मूव हुआ होता है। फिर वो आपको हेल्प देता है आपके क्लिनिकल डायग्नोसिस में। वो क्लिनिकल्स के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस पिक्चर में ट्रैकिया थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ है कि इन्होंने ट्रैकिया की डिमार्केशन ऊपर तक की हुई है, वैसे ट्रैकिया यहाँ से, क्योंकि क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे से स्टार्ट होता है। अब देखें कि वैसे तो ये ट्रैकियल कार्टिलेजेस हैं, इनके दरमियान में जो है वो क्या है? वो मेम्ब्रेन है। तभी लिखा था कि मेम्ब्रेनस और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। थॉरिक्स के अंदर जो ट्रैकिया है ना बच्चों, वो सुपीरियर मीडियास्टिनम में रन करता है, तकरीबन मिड लाइन में। सुपीरियर मीडियास्टिनम इसलिए लिखा है कि जिस पॉइंट पे सुपीरियर और इंफीरियर मीडियास्टिनम की डिमार्केशन है ना, यानी स्टर्नल एंगल वाला पॉइंट, वहीं पे ये आगे डिवाइड हो जाता है ब्रोंकस में। इसलिए ये बात लिखी है कि ट्रैकिया सिर्फ सुपीरियर मीडियास्टिनम तक रन करता है। ठीक है, उसके बाद ये राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल या मेन ब्रोंकस में डिवाइड होता है एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल। और ये कहाँ पे था? ये फोर्थ और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा की डिस्क के दरमियान में था। अब जब एक्सपायरेशन यानी कि आप सांस बाहर को करते हो, तो जो बाइफर्केशन का लेवल है ना, डिवीजन वाला लेवल, ये एक वर्टिब्रल लेवल ऊपर चला जाता है। यानी कि वैसे तो T4 और T5 के दरमियान है, कि T5 और T6 के, सॉरी T3 और T4 के दरमियान चला जाता है। और जब सांस गहरा अंदर की तरफ लेते हो तो ये नीचे आकर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा तक आ जाता है, क्योंकि ट्रैकिया के लंग्स के साथ अटैच है। अब इंस्पायर करते हो तो लंग्स एक्सपेंड करते हैं, ट्रैकिया क्योंकि दरमियान में मेम्ब्रेन है ना, और मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो खींच कर उसको अपने साथ नीचे ले आता है। और वापस जब एक्सपायर करके लंग्स वापस अपनी जगह पे आते हैं तो वो चीज़ वापस चली जाती है। ऐसे आप इसको समझ लें कि जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप पुल करते हो, ये कोई भी इलास्टिक चीज़, जितना फोर्स लगाओ इसी तरह इंस्पायरेशन में फोर्स लगी, पुल हो जाता है, लेवल नीचे आ जाता है, और वापस एक्सपायर करते हो, छोड़ते हो तो वो अपनी जगह से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक्सपायर में आप थोड़ा सा बाहर की तरफ ज़्यादा एयर रिलीज करते हो। ये जो लेवल लिखा हुआ है ना, किस लेवल पर ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकस में डिवाइड होता है, ये नॉर्मल लंग्स को फिल करने के बाद का लेवल है, ना ये इंस्पायरेशन का पूरा लेवल है, ना ये पूरा एक्सपायरेशन का लेवल है। ठीक है, एडल्ट्स में जो ट्रैकिया है ना, तकरीबन 4.5 इंचेस लेंथ में है,
और 1 इंच डायामीटर में है, ठीक है। यानी कि तकरीबन इतना 4.5 इंचेस लॉन्ग है और इसका जो कट सेक्शन है क्रॉस वो इतना सा है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच इन डायामीटर होता है ये इसका डायामीटर। अच्छा, अब जो ट्रैकिया की रिंग्स हैं जिसको पढ़ा था कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है ये, इसमें 2 मिनट देखिए प्लीज मुझे। अच्छा बच्चों, ट्रैकिया के जो यू शेप्ड या ट्रैकियल रिंग्स हैं वो हाइलिन कार्टिलेज की बनी है ट्रैकिया की वॉल के अंदर, और ये जो है ना ट्रैकिया की पेटेंसी मेंटेन करती है। पेटेंसी मेंटेन करने का मतलब है पेटेंट रखने का, कि जो इसका फंक्शन है ना उसके काबिल रखती है इसको। इसका फंक्शन ये है कि विंड पाइप है, इसके अंदर से एयर हर वक्त गुजरते रहने चाहिए, उसके लिए इसको खुला रहना ज़रूरी है। इसकी कार्टिलेज इसको अलाउ करती है। अगर ये सिर्फ मसल होता ना बच्चों तो इसमें ज़रा सा प्रेशर पड़ता है, इसने कॉन्ट्रैक्ट कर जाना तो वहीं जो है चोकिंग हो जाती है, सांस स्टक हो जाता है, ठीक है। रिंग इसकी यू शेप है। अब इसकी भी मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने इसकी क्या हिकमत रखी है, ठीक है। फिर ट्रैकियालिस नाम का एक मसल है जो जो यू शेप के पीछे वाले एंड्स है ना उनको कनेक्ट करता है। इससे ये फायदा होता है कि उस मसल के अब ट्रैकिया के पीछे यानी कि विंड पाइप के पीछे ईसोफेगस है, फूड पाइप। जब आप बोलस फूड का स्वॉलो करते हो तो उसको थोड़ी जगह चाहिए ना उस पाइप में ताकि स्ट्रक्चर गुजर सके, तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड होकर ट्रैकिया के अंदर मूव करता है मसल के अंदर और आप उसको स्वॉलो कर लेते हो, ठीक है। इस वाली पिक्चर में देखो, पहले लेबलिंग देखते हैं सारी चीज़ें कहाँ कहाँ है उसके बाद, ठीक है। ये देखो बच्चों, सबसे पहले ये यू शेप है ट्रैकिया की, जैसे बात की ना यू शेप रिंग है। इसके पीछे देखो ट्रैकियालिस मसल है। अब इसके पीछे देखो बच्चों ये ईसोफेगस है। जिस टाइम आप फूड लेते हो ना बोलस, अब बोलस इसमें से गुजरता है तो वो इसको पुश करके थोड़ा सा अंदर भी ले आता है मसल को। फिर जब स्वॉलो करके गुजर जाता है तो ये मसल वापस रिकॉयल होकर अपनी जगह पर आ जाता है। इसका ये फायदा है, ठीक है। यू शेप्ड कार्टिलेजेस है, हाइलिन कार्टिलेज है, पीछे मसल है जिसका नाम है ट्रैकियालिस मसल, उसके पीछे ईसोफेगस है। अगर ट्रैकिया में कार्टिलेज रिंग ना होते तो ट्रैकिया मस्कुलर होता तो कोलैप्स कर जाता, और अगर इसकी बैक साइड पे जगह ना होती तो ईसोफेगस को फ्लेक्सिबल होने को जगह ना मिलती, क्योंकि थॉरिक्स के अंदर स्ट्रक्चर बहुत क्लोजली पैक्ड है। ट्रैकिया के रिलेशंस क्या है सुपीरियर मीडियास्टिनम में, थॉरिक्स में, क्योंकि नेक के रिलेशंस हम हेड एंड नेक एमएफएस में पढ़ते हैं जो सेकेंड ईयर का मॉड्यूल है, इसके हम खाली थॉरिक्स के रिलेशंस डिस्कस करेंगे। सुपीरियर मीडियास्टिनम में ट्रैकिया के आगे स्टर्नम है, ठीक है, ठीक है। थाइमस है, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, और ब्रेकियोसेफेलिक और लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरीज के ओरिजिन है, और आर्च ऑफ एओर्टा है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ पर आ रहे हैं आगे तो आपको पता है, जाहिर है यहाँ पे आगे स्टर्नम होनी चाहिए, क्योंकि जिस पॉइंट पे बाइफर्केशन हो रही है ट्रैकिया की, अगर वो स्टर्नल एंगल का लेवल है तो ऑब्वियसली आगे तो स्टर्नम होगी ना, मेनोब्रियम स्टर्नाई, ठीक है। उसके बाद लिखा थाइमस। थाइमस जो है वो आपकी चाइल्डहुड में या आपकी प्री एडल्ट लाइफ में होता है, बाद में इन्वोल्यूट हो जाता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम का पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद आगे ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, ये देखिए लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ये ट्रैकिया के आगे से गुजरी हुई है, मैं इसके अंदर ब्लू लाइन लगाने वाली हूँ। ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ब्रेकियोसेफेलिक वेन का और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरीज का ओरिजिन है कि वो वहाँ से शुरू हो रही है, रेड कलर से आपको दिखाऊंगी, देखिए ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, और इसी में से फिर आगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो राइज कर रही है, और आर्च ऑफ एओर्टा, ये देखिए ये आर्च ऑफ एओर्टा है इसके सामने से। फिर पोस्टीरियर साइड पे इसके इसोफेगस है, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, ठीक है। राइट साइड पे इसके एजाइगस वेन है। एजाइगस वेन जो है बच्चों ये लंबर और कोस्टल वेन्स को मिला के बनती है, वेना कैवास पे ड्रेन करती है, ये सीवीएस के साथ डिटेल में जाएंगे इस पे, ठीक है। उसके अलावा इसमें राइट वेगस नर्व है, प्लूरा है, लेफ्ट साइड पे इसके आर्च ऑफ एओर्टा है, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज है, सबक्लेवियन वेन्स हैं, यानी लेफ्ट में तकरीबन वो चीज़ें जो सब हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है। लेफ्ट वेगस नर्व है, लेफ्ट फ्रीडिक नर्व है, और प्लूरा है।
इस वाली पिक्चर में कुछ रिलेशंस आपको थोड़े ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ये पहले लेबलिंग देख लीजिए कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है, लेफ्ट और राइट। जाइटस में बच्चों असेंड कर रही होती है, बेशक मीडियास्टम में थी ना इंफीरियर में, उससे असेंड भी कर रही होती है, इसलिए कह रही हूँ रिलेशंस में अभी ना जाएं, कंफ्यूज होंगे, वो सीरियस के साथ क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अब बात करते हैं रिलेशंस की। इसमें हम इस वाली पिक्चर में पोस्टीरियर रिलेशंस को देखेंगे। ठीक हो गया। पोस्टीरियर रिलेशंस में हमने ईसोफेगस और लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पढ़ी थी। ईसोफेगस देखिए ये नजर आ रहा है, ये वाला, ये ईसोफेगस है, ये पोस्टीरियर रिलेशन में। ठीक है, ट्रैकिया तो आपको पता चल गया होगा ना, ये वाला रिंग के जैसा ट्रैकिया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इसके राइट साइड की। राइट साइड पे एजाइगस वेन है, वो अगर इस वाली पिक्चर में लेबल नहीं है। राइट वेगस नर्व है बच्चों, ये वेगस नर्व है, देखिए येलो से दिखाया हुआ है। उसके अलावा प्लूरा है, क्योंकि ये लंग्स है और लंग्स की टॉप पे प्लूरा ही होना है। फिर लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आर्च ऑफ एओर्टा है। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरीज पड़ी थी, ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी का लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर फीनिक और वेगस नर्व्स है, ये देखिए ये सब स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ये ज़्यादा क्लोज लाई करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बताती हूँ बच्चों, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है ना, वो पोस्टीरियर में सिर्फ लेफ्ट का लिखा हुआ है कि लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे ना, तो इस रिंग के साथ साथ पीछे जो है ना, वो ज़्यादा लेफ्ट वाली आ रही है, राइट वाली थोड़ी सी इसकी रेंज से बाहर करके है। ये स्नेल में इस हिसाब से लिखा हुआ है, मे भी किसी ऑथर ने दोनों को इसके पीछे बताया हो, लेकिन स्नेल ने कहा है कि सिर्फ लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है वो ट्रैकिया के पीछे आ रही है, और इस पिक्चर से क्लियर है कि लेफ्ट ही ज़्यादा क्लोज पीछे बनी हुई है, राइट थोड़ी सी उसके मार्जिन से ऐसे करके बाहर है। ठीक हो गया। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो इंटरेस्टिंग तरीका है इसकी ब्लड सप्लाई को याद रखने का। इंफीरियर थायराइड आर्टरीज हैं, ठीक है, जो इसके अपर टू थर्ड को सप्लाई करेंगी, और ब्रोंकियल आर्टरीज हैं जो उसके लोअर थर्ड को सप्लाई करेंगी। अब पूरा ट्रैकिया अगर ऐसे है ना, तो ट्रैकिया के आगे ही थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, और ट्रैकिया नीचे डिवाइड होता है ब्रोंकस में, तो उसी थायराइड ग्लैंड की आर्टरीज इसी ट्रैकिया के टू थर्ड को सप्लाई कर रही है, फर्स्ट हाफ को, सेकंड हाफ को, और नीचे वाले हिस्से से ब्रोंकियल आर्टरीज असेंड करके जा रही है इसको सप्लाई करने। ठीक है, तो अपर टू थर्ड की ब्लड सप्लाई आ गई इन फ्रॉम द इंफीरियर थायराइड आर्टरीज। ठीक है, और निचले वाले पार्ट की आ गई ब्रोंकियल आर्टरीज। ठीक है, वो किसकी ब्रांचेस हैं, वो सीवीएस के साथ। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो प्री ट्रैकियल और पैरा ट्रैकियल लिम्फ नोड्स हैं। प्री ट्रैकियल यानी ट्रैकिया से आगे पड़े होते हैं एंटीरियरली, पैरा ट्रैकियल जो ट्रैकिया के साइड्स पर है, और डीप सर्वाइकल नोड्स हैं, ये नेक में होते हैं। ठीक, नर्व सप्लाई में वेगस और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स हैं, वो इसकी सेंसरी सप्लाई कैरी करते हैं, तभी अगर कोई चीज़ स्टक हो जाए तो पेन होता है। ठीक है, फिर सिंपैथेटिक नर्व्स हैं जो ट्रैकियालिस मसल को सप्लाई करते हैं, ताकि जब वो स्वॉल्विंग और फिर ट्रैकिया को डायलेट करना है ताकि आप ज़्यादा सांस ले सको, तो उसके लिए ट्रैकियालिस मसल को सिंपैथेटिक सिस्टम सप्लाई कर रहा है। इसलिए कि जब फाइट या फ्लाइट की कंडीशन है, तो आपको अब देखो कि जब भी डरते हो या इवन भागते हो, कोई भी ऐसा काम करते हो तो ज़्यादा सांस लेते हो, तो विंड पाइप को ओपन अप होना चाहिए ना, डायलेट होना चाहिए, ज़्यादा एयर को पास कर सके, तो इसलिए ट्रैकियालिस मसल में आप कार्टिलेज तो डायलेट नहीं कर सकती, मसल ही प्लाइबिलिटी शो करेगा, तो इसलिए इसको सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर किया गया। ठीक है, इस वाली पिक्चर में आपको ब्लड वेसल्स इसकी थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, कि ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, इसकी ब्रांचेस सप्लाई करी थी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से नीचे जो है ना, वो थोरेसिक एओर्टा है ना, थोरेसिक एओर्टा की ब्रांचेस सप्लाई कर, उसकी ब्रांच है ब्रोंकियल आर्टरी, जिसने आकर इसके लोअर पोर्शन को सप्लाई करना है। उसके बाद वेन्स है, वेन्स उन्हीं की कोरिस्पॉन्डिंग यूनी में आके ड्रेन कर देता है, एग्जैक्ट देख लीजिएगा। ठीक है, ब्रोंकाई की बात करते हैं तो ट्रैकिया जो है अब आर्च ऑफ एओर्टा के पीछे बाइफरकेट करता है राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई में, और अगर लेवल देखा जाए तो ये स्टर्नल एंगल का लेवल है, फिर T4 T5 के दरमियान का लेवल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब कैरेना क्या चीज़ है, कैरेना जो है ये एक स्मॉल रिज है, रिज का मतलब है एलिवेटेड पोर्शन है, उस जगह पर जहाँ ट्रैकिया और प्रिंसिपल ब्रोंकस मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रोंकाई जो है वो डाइकोटोमसली, डाइकोटोमसली का मतलब होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, सो ऑन होना। ठीक है, उसके बाद फिर ये इतना ज़्यादा डिवाइड करते हैं कि सेवरल बिलियन ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं।
उसके बाद फिर वो जो आखिरी ब्रोंक्यूल होता है वो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल में टर्मिनेट करता है, और जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल है वो 2 से लेकर 11 तक अल्वियोलर डक्ट्स बनाता है, जो बाद में अल्वियोलर सैक बनाते हैं, ठीक है। और ये अल्वियोलाई जो है इस तरह बनते हैं जैसे डाइवर्टिकुला होते हैं। डाइवर्टिकुला का मतलब होता है सैक या आउट पाउचिंग। थोड़ी रफ सी इसकी मैं पिक्चर आपको बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। ट्रैकिया, ठीक है, 2 ब्रोंकाई में डिवाइड कर गया, राइट और लेफ्ट। ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये राइट वाला डाइकोटोमसली डिवाइड करेगा, यानी कि 2। अगर इसने 2 बनाए हैं ना तो ये भी फर्दर 2 बनाएगा, ठीक है। ये फर्दर 2 बनाएगा। ऐसा करते करते कई मिलियन तक चले जाएंगे। अब फाइनल पे आ जाते, सपोज हम टर्मिनल वाले मिलियंथ ब्रोंक्यूल पे आ गए। उसने क्या करना है, उसने जो आखिरी बनाना है ना वो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल है। उसने आगे जाके एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। डक्ट मतलब थोड़ा नैरो, उसको एडी लिख रही हूँ, अल्वियोलर डक्ट कहेंगे। अब उसके आगे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जैसे बोरियां लटकी हुई होती हैं इस तरह करके सैक हैं, ठीक है। वो 2 से लेके 11 तक हो सकते हैं, डिफरेंट है, कहीं पे कम होंगे कहीं पे ज्यादा होंगे, लेकिन रेंज यही है। ये लिखा हुआ ना, सैक्स इज डाइवर्टिकुला। डाइवर्टिकुला होता है किसी चीज की आउट पाउचिंग, ठीक है, उसमें से पाउच बन के चीज बाहर निकल जाए। इस वाली पिक्चर में देखिए, ट्रैकिया, वहां से प्रिंसिपल ब्रोंकस, फिर फर्दर देखिए डिवीजन होते होते टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे जब पहुंचे तो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल बनना है इससे नीचे। उसके बाद अल्वियोलर डक्ट है, ठीक है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, फिर उससे नीचे सैक है और उसके अंदर अल्वियोलस है। और ये वाले जो अल्वियोलस है ना बच्चों, ये 2 से 11 इन नंबर होते हैं, और ये वाले जो है ना ये डिवाइड होके मिलियंस इन नंबर होते हैं। ब्रोंकाई की बात करते हैं तो जो एक प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है ना, यानी ट्रैकिया 2 में डिवाइड हुआ था ना, एक राइट एक लेफ्ट, तो उसमें जो प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है वो पूरे लंग को सप्लाई करता है। अब प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो है वो लोब्स में डिवाइड करता है, उनको सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। और वो इंडिविजुअल लोब्स को सप्लाई करता है लंग्स के। लेफ्ट ब्रोंकाई की भी जी, राइट और लेफ्ट दोनों ब्रोंकाई की भी डिवीजन ऐसे ही होगी, लेकिन राइट में थोड़ी सी चीज डिफरेंट है, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। जो राइट मेन ब्रोंकस है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है, ठीक है, आपके काम आएगा आगे। राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है ना वो वाइड है, शॉर्ट है और ज्यादा वर्टिकल है, यानी कि जो एक हम बता रहे थे ना, बात बार बार कर रहे थे कि एक डिवीजन हो रही है राइट और लेफ्ट में, उसमें जो राइट वाला है वो तकरीबन ज्यादा वर्टिकल है और लेफ्ट वाला थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है ब्रोंकस, ठीक है। ये बात हो रही है यहाँ पे। लंग के हाइलम के अंदर, यानी वो पॉइंट जहाँ पे लंग के अंदर ब्रोंकस की एंट्री है ना बच्चों, वो पॉइंट है हाइलम। वहां एंटर होने से पहले जो राइट वाला ब्रोंकस है वो एक छोटा सा एक ब्रांच एक और देता है जिसका नाम है सुपीरियर लोबार ब्रोंकस। ये वाला देखें, राइट के ऊपर एक कंडीशनल है, यानी कि यहाँ अगर मैं इस वाली पिक्चर में बनाऊं तो राइट में एक चीज इस तरह और है जो लेफ्ट में नहीं थी, ठीक। उसके बाद जो बाकी का पीछे बच के ना, ये वाला लंग के अंदर जाने के बाद इंफीरियर और मिडल में डिवाइड हो जाता है। ये वजह ये है कि लंग्स के हर लोब के लिए एक सेपरेट ब्रोंकाई होना चाहिए, सेकेंडरी ब्रोंकाई। राइट लंग के 3 लोब्स है, लेफ्ट के 2 हैं, इस वजह से वो पहले ही डिवाइड हो गया ऊपर जाने के लिए। वो आगे लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ के क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट वाला ब्रोंकस है वो नैरो है, ज्यादा लंबा है और ज्यादा हॉरिजेंटल है, और ये आर्च ऑफ एओर्टा के नीचे से होता हुआ ईसोफेगस के सामने से जाकर लंग के अंदर इंटर करता है। अब ये इस चीज की सिग्निफिकेंस क्या है कि एक ज्यादा वर्टिकल है एक हॉरिजेंटल है। सपोज एक बच्चा है, वो शराब जिसको पिस्टल का कहते हैं येलो कलर का, वो स्वॉलो कर लेता है, बल्कि वो छोटी चीज ऐसी कोई चीज समझो जो स्टक होने की कैपेसिटी रखती है यहाँ पर कि ट्रैकिया को ब्लॉक करे, वरना इससे छोटी चीज तो चले लंग में चली जाएगी, नमूनिया करेगी, वो एक अलग चीज है। एक जो फॉरेन बॉडी यहाँ है ना, वो यहाँ से आकर जब आ रही होगी ना, नीचे की तरफ आ रही है स्टक होने के लिए, तो उसका ज्यादा चांस है कि वो सीधे वाले ब्रोंकस में चले जाए बनस्पत इसके कि इस टेढ़े वाले ब्रोंकस में जाए। इसलिए जो भी फॉरेन बॉडीज होती है ना बच्चों, वो ज्यादा राइट ब्रोंकस में जाती है, राइट लंग में जाती है, क्योंकि उसका ब्रोंकस ट्रैकिया से नीचे सीधा है। बच्चे मुंह से स्वॉलो करेंगे ना, ठीक है,
तो अगर वो स्टक हो गया इस सेंस में कि अगर उनका ग्लॉटिस फंक्शनल नहीं है, वैसे तो जो चीज़ खाओगी वो इसोफेगस में जाएगी ना, लेकिन इन केस कोई इनहेल्ड फॉरेन बॉडी है जो डाइवर्ट होके आ गई है तो वो राइट में जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स जो है वो मेजर ऑर्गन है रिस्पायरेशन के चेस्ट के अंदर लोकेटेड है, मीडियास्टिनम की आइदर साइड पर। मीडियास्टिनम का क्या बताया था, सेंटर वाला पोर्शन है वो कोई सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के दरमियान की जगह है। फंक्शन इसका ये है कि ब्लड को ऑक्सीजनेट करना है, ठीक है। और ये करते कैसे हैं, जब ये इंस्पायर्ड एयर को उस एयर के मतलब ऑक्सीजन पुअर ब्लड के साथ लाते हैं। समरी इसकी ये है कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, ठीक है, सॉरी, ब्लड वेसल्स मौजूद है, ये एयर के साथ लाते, एयर को यहाँ तक एल्वियोलाई तक करीब लाते, तो आपस में यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाती है, नीचे से ब्लड गुजर रहा होता है, ऊपर जो है नीचे ब्लड पास कर रहा होता है और ऊपर की तरफ जो है एयर होती है, तो आपस में डिफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इनके एनाटॉमिकल पोजीशन और रिलेशन की बात करें तो ये बात होगी कि लंग्स जो है मीडियास्टिनम के आइदर साइड पे थोरेसिक कैविटी के अंदर, और लंग्स के इर्द गिर्द प्लूरा होती है जिसकी दो टाइप्स है, विस्ट्रल और पेराइटल। लंग्स जिस चीज के थ्रू मीडियास्टिनम के साथ होल्ड हुए होते हैं ना, उसका नाम है लंग रूट। लंग रूट बेसिकली एक कलेक्शन है स्ट्रक्चर्स की जो लंग के अंदर इंटर भी हो रहे हैं और एग्जिट भी कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट है जहां पर जब स्ट्रक्चर्स इकट्ठे हैं, कुछ इंटर हो रहे हैं कुछ एग्जिट कर रहे हैं, उस वाले पॉइंट को कहते हैं रूट ऑफ लंग, ठीक है। और कोज स्ट्रक्चर्स लेफ्ट वाली साइड पर हार्ट है, आर्च ऑफ एओर्टा है, थोरेसिक एओर्टा, इसोफेगस, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ना ये लेफ्ट लंग के ज़्यादा करीब है। राइट लंग के करीब है इसोफेगस, हार्ट, इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा और एजाइगस वेन। रूट ऑफ लंग जो है वो कहना है बच्चों स्ट्रक्चर्स का नाम है, जो सारे स्ट्रक्चर्स की कलेक्शन है ना उसको रूट ऑफ लंग कहना है, और जो पॉइंट है ना एंट्री का उसका नाम हाइलम है, ये है एंड पे आगे। अच्छा, लंग्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लंग्स रफली कोन शेप्ड है जिनकी एक एपेक्स है, ठीक है, एक बेस है और तीन सर्फेसेस हैं, तीन बॉर्डर्स हैं। अब जो लेफ्ट लंग है ना वो थोड़ा सा स्मॉल है राइट की निस्बत, वजह ये है कि लेफ्ट वाली साइड पे हार्ट है ना, तो वो हार्ट उसके अंदर एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा छोटा है। दोनों लंग्स के अंदर जो कॉमन है वो है एपेक्स। एपेक्स उसका ब्लंट सुपीरियर एंड है लंग का, यानी कि अगर ये लंग का स्ट्रक्चर में ड्रॉ करती हूँ ना इस तरह करके, तो जो इसका ब्लंट वाला अपर एंड है ना बच्चों ये इसकी एपेक्स है, ठीक है। बेस इसकी, और ये जो है ना ये फर्स्ट रिब के लेवल से ऊपर प्रोजेक्ट करती है इनटू द फ्लोर ऑफ नेक। फ्लोर ऑफ नेक वही है जो रूट ऑफ नेक है, ठीक है। आपने देखा था ना जो ने मीडियास्टिनम की पिक्चर्स पढ़ी थी और जो रिब्स की उनसे ऊपर नजर आ रही थी प्लूरा, तो उसी के नीचे लंग्स भी थोड़ा सा वहां से बाहर होता है। बेस की बात करते हैं, बेस या इंफीरियर सरफेस वो है लंग की जो डायाफ्राम के ऊपर मौजूद है, ठीक है। लोब्स वो हैं जो पार्ट से लंग्स के और इंडिविजुअल सेपरेट फंक्शनल है, उनके दरमियान में फिशर्स हैं। फिशर्स क्या है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। सरफेसेस तीन है और बॉर्डर तीन है, तो इसमें ये चीज़ अब क्लियर करने की है कि सरफेस क्या होते हैं और बॉर्डर क्या होता है। तो इसमें आसान लफ्ज़ों में ये बच्चों के बॉर्डर जो है ना किसी भी चीज़ का आउटर एज होता है, एज मतलब कॉर्नर, ठीक है। और सरफेस आपको पता है कि पूरी साइड होती है, यानी कि अगर मैं किसी चीज़ का सरफेस और बॉर्डर बनाऊँ, लंग्स की बनाती हूँ, तो इस तरह करके अगर मैं इसकी शक्ल बनाती हूँ ना बच्चों, तो ये वाला किनारा, ये किनारा और समझें कि यही वाला एक किनारा जिसका बॉर्डर है, ये इसका लोअर है नीचे वाली साइड पे, तो ये इसका बॉर्डर है क्योंकि ये एज था, ठीक है। जबकि ये फ्रंट जो साइड है ना सारी, ये वाली इसकी एंटीरियर सरफेस है, ये वाली इसकी मीडियल सरफेस और ये वाली इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज़ ऐसे, इसे समझाने के लिए भी बताती हूँ सरफेसेस हैं कौन सी, ठीक है। सरफेसेस है तीन जो कोरिस्पॉन्ड करती हैं उस एरिया को थॉरिक्स का जो लंग्स फेस कर रहे हैं, यानी जो रिब्स के साथ लग रही हैं वो कोस्टल है, जो सेंटर में मीडियास्टिनम के साथ है वो मीडियास्टिनल सरफेस है,
जो नीचे डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रही है वो डायफ्रेगमेटिक सरफेस है। बॉर्डर की बात करें तो एंटीरियर बॉर्डर है, इंफीरियर है और पोस्टीरियर बॉर्डर है। इस वाली पिक्चर में देखिए लोब्स है, ठीक है। राइट और लेफ्ट लंग्स के एक जैसा स्ट्रक्चर लोबार नहीं होता। वजह ये होती है कि राइट के 3 लोब्स हैं, लेफ्ट की 2 हैं, ठीक है। अब इनके दरमियान फिशर क्या है, ये समझे कि कट के जैसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डीप होता है, फरोइंग, जैसे कि अगर यानी कि अगर इसको आप देखें तो ये थोड़ा सा इस तरह करके स्ट्रक्चर है। जो फिशर है ना सेंटर के अंदर, यानी ये वाला पोर्शन इस तरह होगा, थोड़ा सा डीप है ये, कि सेपरेट है ये अंदर से, ठीक है। राइट लंग की 3 लोब्स हैं इस तरह, क्योंकि उनको 2 फिशर्स डिवाइड कर रहे होते हैं। हार्ट मिड में होता है बच्चे, लेकिन देखिए थोड़ा सा हार्ट की शेप ऐसे है कि हार्ट इस तरह लाई कर रहा होता है ना, इस तरह करके, तो वो सेंटर में भी आ रहा है, थोड़ा सा लंग के अंदर भी पेनिट्रेट मतलब कर रहा है, इसमें जगह बनी हुई है। समझ आई? इसलिए कह रही हूँ सीबीएस पढ़ने देना, साथ साथ सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी बाद में। जितना बता रही हूँ उतना पिक करें लंग्स के हिसाब से। मीडियास्टिनम को बाद में डिस्कस करते हैं दोबारा सीबीएस के साथ। अच्छा वापस आते हैं फिशर पे। ऑब्लिक फिशर है, हॉरिजॉन्टल फिशर है। ऑब्लिक फिशर जो है ना बच्चों, वो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लंग्स से रन करता है इन सुपीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। यानी कि ये देखें, ये नीचे वाला बॉर्डर है ना, ये वाला, ये इंफीरियर बॉर्डर है लंग का, इससे ऊपर भी जा रहा है, बैक साइड पे भी जा रहा है, और लंग को 2 लोब्स में डिवाइड कर रहा है, मिडल और इंफीरियर में। हॉरिजॉन्टल फिशर की बात करें बच्चों तो वो उस लेवल पे है कि जहाँ 4th रिब होनी चाहिए, यानी कि स्टर्नल एंगल से नीचे। स्टर्नल एंगल तो वो वाला लेवल था ना जहाँ पे ये डिवीजन थी, जहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यानी कि सेकंड इंटरकोस्टल का, उससे नीचे 3 और उससे नीचे देखिए 4 के लेवल पे ये वाला फिशर है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। जो लेफ्ट लंग है उसका टोटल एक ही फिशर है, वो ऑब्लिक है, तो यानी कि वो इंफीरियर बॉर्डर से सुपीरियर पोस्टीरियर रन कर रहा है। सर्फेसिस की बात करें बच्चों तो लंग्स की 3 सर्फेसिस है और तीनों कोरिस्पॉन्ड कर रही है एरिया ऑफ एक थॉरिक्स को, जो अभी बात की थी, ठीक है। मीडियास्टिनल सरफेस है जो मीडियास्टिनम को फेस कर रही है। ये देखिए दरमियान वाली सरफेस यहाँ पर बनाई हुई है, किस तरह यहाँ पर शो की हुई है, राइट लंग की और लेफ्ट लंग की। हाइलम कौन सी जगह है जहाँ पे स्ट्रक्चर इंटर और लीव करते हैं? फर्क ये है कि जो स्ट्रक्चर की कलेक्शन रूट और हाइलम में ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। जो पॉइंट है एंट्री एग्जिट का वो हाइलम है, और जो स्ट्रक्चर्स की करेक्शन है वो रूट कहलाती है आपकी स्नेल के हिसाब से। बेस ऑफ लंग की बात करें तो वो जगह जो डायफ्राम के ऊपर, देखिए इसके नीचे डायफ्राम होगा। और अगर आप लोग ध्यान देना बच्चों इस चीज़ पे, ये वाला राइट है ना, ये वाला लेफ्ट है, तो आप लोग देखेंगे कि राइट वाले में ये जगह थोड़ी सी ज़्यादा बनी हुई है, ये थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसके नीचे लिवर होना चाहिए और लिवर थोड़ा सा ऊंचा है। ये बात हमने पढ़ी थी कि डायफ्राम का डूम भी राइट ऊंचा, लेफ्ट थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि राइट के नीचे लिवर है, लेफ्ट के नीचे नहीं है। तो लंग्स के नीचे भी उसी तरह का इंप्रेशन है बिल्कुल। कोस्टल सरफेस की बात करें, जो लंग्स सॉरी रिब्स को फेस करेंगी तो वो स्मूथ और कन्वेक्स है। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो इस पर इंप्रेशन बने हुए इस तरह रिब्स के, ठीक है, इंप्रेशंस बने हुए रिब्स के। बॉर्डर्स पे वापस आ जाते हैं। इंटीरियर बॉर्डर वो है बच्चों जहाँ पर मीडियास्टिनल और कोस्टल सरफेस मिल रही है आकर, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक पिक्चर बनाती हूँ जिसमें इंटीरियर बॉर्डर, मतलब मैं 3 कलर्स यूज करूंगी। ब्लू से मैं मीडियास्टिनम की साइड बना रही हूँ, रेड से मैं बना रही हूँ कोस्टल साइड, ठीक है, जो रिब्स को फेस करेगी कोस्टल साइड। और पीछे एक कलर कोई और यूज करके, चलिए ग्रीन ही सामने आता है हमेशा, राउंडेड बनाती हूँ पोस्टीरियर साइड, ठीक है। अब इंटीरियर बॉर्डर वो है बच्चों जहाँ पर मीडियास्टिनल और कोस्टल सरफेस आके मिल रही है, ये। और अगर लंग की ओरिएंटेशन देखें थोड़ी सी इस तरह चेंज है कि थोड़ा सा सेंटर की तरफ ओरिएंटेड है। ठीक है। अब इसलिए ये जो जगह है ना बच्चों, ये वाली क्या है, ये इंटीरियर बॉर्डर है। अब लेफ्ट वाले में यहीं पे थोड़ा सा डिप्रेशन बना हुआ है ताकि हार्ट को एडजस्ट कर सके, जिसको कार्डियक नॉच कहते हैं। अब इंफीरियर बॉर्डर वो है जो कोस्टल और मीडियास्टिनल सरफेस की बेस को अलग अलग कर रहा है, यानी इसी को आप नीचे से देखें। अगर पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो वो राउंड और स्मूथ है, इंटीरियर और इंफीरियर की निस्बत जो कि शार्प थे।
तभी मैंने इस ग्रीन को थोड़ा ज़्यादा स्मूथ करके बनाया, जबकि दूसरे के थोड़े से एजेस निकाले थे। इसी तरह नीचे वाले का भी थोड़ा सा एज है। इस वाली पिक्चर में थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखें कि पोस्टीरियर बॉर्डर जो है, पोस्टीरियर बॉर्डर वो राउंडेड है पीछे पूरा ऐसे, जबकि जो एंटीरियर इंफीरियर बॉर्डर्स हैं वो थोड़े से शार्प है। ये बेहतर बना लेते हैं कि ये इंटीरियर बॉर्डर और ये इंफीरियर नीचे वाला। ये देखें पीछे बैक साइड पे पोस्टीरियर स्मूथ, ये एंटीरियर शार्प जिसमें कार्डिक नॉच बनी हुई है, ठीक है, और इसके नीचे फिर इंफीरियर बॉर्डर है। रूट और हाइलम मैंने आपको 2-3 बार क्लियर कर दिया। इस पिक्चर में एक दफ़ा दोबारा देख लें। रूट जो है वो स्ट्रक्चर्स की कलेक्शन का नाम है, हाइलम एंट्री पॉइंट का नाम है, ठीक है। लंग्स के बॉर्डर को मीडियल और लेटरल इसलिए नहीं कहते कि उसकी ओरिएंटेशन ऐसे थोड़ा सा ना डायरेक्शन चेंज करके है। जैसे आप कह लें कि एक चीज़ अगर इस तरह प्लेस होती ना, इस तरह सीधी, तो उसके राइट लेटरल और मीडियल कहते हैं। वो इस तरह प्लेस्ड है तो इसलिए एंटीरियर पोस्टीरियर कहा है, ठीक है। समझेंगे इसकी इस डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट हुए हुए स्टर्नम की तरफ आगे। अब इस जैसे स्ट्रक्चर्स में देखें तो एक अगर लंग की बात करें तो देखें उसके अंदर ब्रोंकस है, उसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी है पीए, सुपीरियर पल्मोनरी वेन है, इंफीरियर पल्मोनरी वेन है। फिर लिखा हुआ बच्चों एक चीज इंफीरियर पल्मोनरी लिगामेंट, ये प्लूरा की ही एक रिफ्लेक्शन है, जहाँ पे क्योंकि प्लूरा इधर इधर ही आके अटैच हो रहा है ना, बाकी सारे लंग्स पे प्लूरा कवर है, खाली ये जगह प्लूरा से खाली है जो हाइलम या रूट ऑफ लंग है। तो उसी प्लूरा की थिकनिंग जो है ये इंफीरियर पल्मोनरी लिगामेंट बना रही है। बस थोड़ा सा रह गया, इस वाली पिक्चर में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दोनों सेपरेट बने हुए दोनों लंग्स। और अगर आप इस पिक्चर में भी ध्यान देंगे ना बच्चों तो देखेंगे आप लोग के राइट वाले में ब्रोंकस डायरेक्ट सीधा नीचे जा रहा है और लेफ्ट वाले में थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टल होके जा रहा है, ठीक है। इसमें देखें पल्मोनरी आर्टरी की एंट्रेंस दिखाई हुई है, पल्मोनरी वेन का एग्जिट दिखाया हुआ है। और अच्छा आप लोग अब यहाँ कहेंगे कि हमेशा आर्टरी जो है वो रेड बनाई जाती थी, वेन ब्लू बनाई जाती थी, यहाँ उल्टा क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि यहाँ है ही उल्टा। यहाँ जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, जो लंग्स के लिए ब्लड लेकर आ रही है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है और वेन ऑक्सीजनेट करवा कर वापस हार्ट में ले जा रही है, इस वजह से रेड बनाया है। बेसिकली रेड और ब्लू का कॉन्सेप्ट यही है कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है वो रेड शो होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है ब्लू शो होगा। इसी वजह से जिन लोगों की ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होती है ना, उनको साइनोसिस या ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की, ठीक है। जो हमारी रेडनेस है वो ब्लड में ऑक्सीजन की वजह से है, ठीक है। रेड ब्लड का जो कलर है हीमोग्लोबिन की वजह से, उसके ऑक्सीजनेट होने की वजह से। लंबी बात है लेकिन शॉर्टकट ये कि रेड बनाते हुए आर्टरी को रेड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन को ब्लू इसलिए बनाते हैं कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब क्योंकि ऑक्सीजनेशन करनी ही लंग्स में है, ठीक है, तो करनी लंग्स में है तो इसलिए जो है आप उसमें उल्टा बनाते हो। अच्छा ये व्यू पूछ रहे होगे कि कौन सा है लंग्स का, तो ये मीडियास्टिनल साइड सामने की हुई है क्योंकि यही सेंटर से तो ट्रैकिया आएगा जिसने बाइफरकेट होकर आगे इसके अंदर जाना है ना, तो ये सेंटर में मीडियास्टिनम है। समझे कि मीडियास्टिनल साइड पे जो लंग्स थे ना इस तरह उनको रोटेट करके खोल के रखा हुआ, जैसे आप समझ लें। आप मेरे सामने होते तो मैं आपको हाथ से करके बताती जेस्चर से, लेकिन इसी तरह गुजारा करें। ब्रोंकियल ट्री क्या है? ये जो सारी सीरीज है ना जिसमें मतलब कि ट्रैकिया से लेकर ब्रोंकस से लेकर ब्रोंकियोल से लेकर टर्मिनल पॉइंट तक एयर फ्लो होता है ना, उस सारे को ब्रोंकियल ट्री कहते हैं, ठीक है। अच्छा कलर्स रियलिटी में इस तरह नहीं होते, कलर्स डिफरेंट होते हैं। ये सारे यहाँ पे मैंने स्केचिंग के लिए यूज़ किए हुए कलर्स ये नहीं होते। कलर में ये है कि आर्टरी वेन नर्व सब एक ही जैसा लग रहा होता है, इस टाइम आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, सिर्फ ल्यूमेन से आप अंदाज़ा लगाते हैं, वो प्रैक्टिकल चीज़ है। मौका मिला तो बताऊंगी, ठीक है। अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है कि ब्रोंकियल ट्री वो पैसेजेस की सारी सीरीज है जो एल्वुलाई तक ब्लड ऑक्सीजन ले जाती है। ट्रैकिया से शुरू होती है राइट लेफ्ट ब्रोंकस में, फिर ब्रोंकस रूट ऑफ लंग में जाता है, वहां जाकर लोबार ब्रोंकाई जो हर एक लोब को सेपरेट सप्लाई कर रहा है। उसके बाद हर जो एक लोब का ब्रोंकस है ना वो टर्शरी में डिवाइड करता है, क्योंकि जो लोबार है वो खुद सेकेंडरी है, वो जब मजीद डिवाइड करेगा वो टर्शरी में है, ठीक है।
अब जो एक सेगमेंटल ब्रोंकस है ना बच्चों, वो एक पूरे सेगमेंट को सप्लाई करेगा एयर, उसको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कहते हैं। यानी कि आसान लफ्जों में ये बात है कि लंग्स के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट या पोर्शंस बने हुए हैं। अगर लंग का एक सेगमेंट काम नहीं भी कर रहा तो बाकी सेगमेंट जरूर काम कर रहे होते हैं। तो जो एक इंडिविजुअल फंक्शनल सेगमेंट है ना, उसका नाम है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ठीक है, यानी कि जैसे एक बंदा हो, उसके साथ मल्टीपल एम्प्लॉयज हो, बॉस के अंडर 10 लोग हो, अगर उनमें से नहीं भी एक काम करेगा तो बाकी 9 लोग करेंगे, काम चल सकता है ना। इसी तरह लंग का अगर एक कोई सेगमेंट काम नहीं करेगा फिर भी बाकी लंग्स कर सकते हैं। तो वो जो एक इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट सेक्शन है ना, उसको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, मस्कुलेचर ये है कि लंग्स को डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरीज से। एक दफ़ा जब ऑक्सीजनेट हो गया, जो कि लंग्स का अपना काम है, तो फिर 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये वापस हार्ट में जाता है। ठीक है, ब्रोंकाई, लंग रूट्स, विसरल प्लूरा, इन सबको एडिशनल सप्लाई चाहिए। वो कहाँ से आती है? ब्रोंकियल आर्टरीज से, डिसेंडिंग अयोल्टा से। उसके बाद ब्रोंकियल वेन्स वेनस ड्रेनेज देती हैं। ठीक है, कहाँ ड्रेन करती हैं? एजाइगस वेन में, जो जाकर एसेसरी हेमी एजाइगस वेन में ड्रेन करती है। सीवीएस में पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ अभी ये डिस्कस हो जाए। इस पिक्चर से देखें, येलो से एयरवेज या ट्रैकिया शो किया हुआ, ट्रैकिया से ब्रोंकस, फर्दर आगे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट तक। रेड से दिखाई हुई है पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और फिर ब्लू से पल्मोनरी आर्टरीज दिखाई हुई है। नर्व सप्लाई लंग्स की 3 तरह की है। पैरासिम्पथेटिक है वेगस नर्व से, जो ग्लैंड्स की स्क्रीशन को कंट्रोल करती है, इसलिए कि एयर को इनहेल एक्सहेल करने के लिए उस एयर का ह्यूमिडिफाई होना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे जब आपको फ्लू होता है, नोज ड्राई होती है, तो भी सांस लेना मुश्किल होता है। इसी तरह अगर आपका माउथ ड्राई होता है, स्लाइवेशन कम होती है किसी वजह से, तो स्वॉलो करना मुश्किल होता है। इसलिए लुब्रिकेशन ज़रूरी है स्वॉलोइंग के लिए और इनहेलेशन के लिए। तो इसलिए वहाँ पर ग्लैंड मौजूद है, और ग्लैंड सारे पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के अंदर है। सिंपथेटिक की बात करें, सिंपथेटिक ट्रंक से आती है। तो वो क्या करते हैं, उनका ये काम है कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है? स्मूथ मसल डायलेट करता है ना ब्रोंकाई, तो इनहेलेशन ईजी हो जाती है, यानी सांस लेना आप रैपिड रिस्पायर कर सकते हो। फिर पल्मोनरी वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, तो उससे प्रेशर्स बढ़ते हैं, पल्मोनरी प्रेशर्स है फिजियो में। ठीक है, अयूब साहब बताएंगे। विसरल अफरेंट की बात करते हैं, तो ये पेन को कंडक्ट करने के लिए, कि अगर कोई स्ट्रेच वाली फीलिंग हो, निमोनिया हो जाता है, टीबी होता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको पेन उसको फील कर सको। दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चंस?